ऑलराइट, क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, Yes, ठीक है, sir. राइट। इनकेस अगर कुछ सुनने में या लिखते समय अगर कुछ दिख नहीं रहा हो या सुनाई ना दे रहा हो, देन प्लीज लेट मी नो इफ एट ऑल दैट हैपेंस, ठीक है? ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है सेक्सुअल, क्या होता है सेक्सुअल। हमने देखा था कि यार सेक्सुअल के फायदे क्या होते हैं, वी हैव सीन कि असेक्सुअल के नुकसान क्या होते हैं, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। एक बेसिक आइडिया हमने उन सब चीजों का ले लिया था। ये 3 टर्म्स हमने यहाँ पे देख लिए थे, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देख लिए थे, वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स। अब हम आज क्या करेंगे, विल ट्राई टू सी समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स थे, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। इनको हम यहाँ पे एक बार फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पोटैटो। सो आपके सामने यहाँ पे पोटैटो है और आपको यहाँ पे दिख रहा है आई ऑफ द पोटैटो। सो ये जो आई ऑफ द पोटैटो यहाँ पे है, ये बेसिकली यहाँ से आपका एक नया प्लांटलेट आपका निकलेगा। सो ये जो आपका जो आई ऑफ द पोटैटो आपका यहाँ पे है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे आई बर्ड। और इस आई बर्ड में से ही आपका नया प्लांटलेट यहाँ से आपका निकलेगा एंड इट विल ग्रो इन योर साइज। सो इट विल कम आउट फ्रॉम द पोटैटो एंड विल ग्रो इन साइज। सो याद रखना, पोटैटो के अंदर आपके यहाँ पे जो आई है, राइट, यहाँ से आपका एक नया प्लांटलेट हमेशा आपके यहाँ से निकल सकता है, ठीक है? तो याद रखना, दिस इज पोटैटोज का ये तरीका होता है टू प्रोपोगेट वेजिटेटिवली। अब अगर आप सोचो कि सर ये पोटैटो में से जो आईबर्ड निकल रही है बेसिकली कहाँ से निकल रहा है, तो आप कह सकते हो इट इज कमिंग फ्रॉम अ मॉडिफाइड स्टेम। इट इज कमिंग फ्रॉम अ मॉडिफाइड स्टेम। सो बेसिकली जो भी आपके यहाँ पे नया प्लांटलेट निकल रहा है, जो नया प्लांट आपके यहाँ पे निकल रहा है, ये बेसिकली आपका एक स्टेम के पार्ट में से ही निकल रहा है। इट इज कमिंग फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम के जगह में यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ये जो भी मेरा नया प्लांट यहाँ पे निकल रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द शूट सिस्टम। आई कैन वेरी क्लियरली से ये शूट में से बाहर निकल रहा है। कभी आप देखना, अगर आप कभी अपने घर पे अगर आपके आलू पड़े रहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वहां पे आपको उनके आईबर्ड में से कुछ निकलता हुआ आपको दिख जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट माई न्यू प्लांटलेट कमिंग आउट एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द आईबर्ड। और आईबर्ड कुछ नहीं है, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम जहां से आपके नए प्लांटलेट निकल सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? उसी तरीके से हमारे सामने यहाँ पे है जिंजर। और जिंजर में जो आपका यहाँ पे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो होता है आपका एक सर्टन, यहाँ पे आपका नाम अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका जो नाम होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का नाम होगा, दैट इज योर राइजोम। दैट इज गोइंग टू बी योर राइजोम। तो याद रखना, जिंजर के लिए जो हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं दैट इज राइजोम। तो यहाँ पे भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। इस मॉडिफाइड स्टेम में से एक आपका डार्क एरिया होगा, वहां से आपका नए प्लांटलेट आपके निकल सकते हैं। यू कैन फाइंड न्यू प्लांटलेट्स विल कम आउट। और ये जो आपका जो एरिया है जहां से आपके नए प्लांटलेट निकल रहे हैं जिंजर के अंदर, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ राइजोम। यहाँ पे मैं टर्म यूज करता हूँ दैट्स माय राइजोम। तो राइजोम टर्म मेरा आ रहा है जिंजर के लिए, मेरा आईबर्ड टर्म मेरा आ रहा है पोटैटो के लिए। दोनों में कॉमन ये है, बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम। दोनों में ये चीज कॉमन है कि दोनों आ रहे हैं आपके एक मॉडिफाइड स्टेम के पार्ट में से। सो एक मॉडिफाइड स्टेम का एक पार्ट है, वहां से आपके ये नए प्लांटलेट आपके निकल रहे। तो यहाँ से भी मेरा एक नया प्लांटलेट निकल सकता है। कैन फाइंड अ न्यू प्लांटलेट कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। सो एग्जांपल्स को यहाँ पे रिलेट कर लेना। राइजोम आपका आ गया जिंजर के साथ, पोटैटो के साथ आपका यहाँ पे आ गया आईबर्ड, राइट? सो दैट इज समथिंग कम विद योर पोटैटो। तो ये आपने एग्जांपल देख लिया। देन यू हैव सम मोर एग्जांपल। यू हैव समथिंग लाइक योर अगेव। सो ये मेरा अगेव वाला प्लांट है। अब अगेव में क्या होता है, अगेव में भी आपको जो नया लीफलेट या नया प्लांटलेट यहाँ पे जो निकलेगा, द न्यू प्लांटलेट जो यहाँ पे आपका निकल रहा है, सो दिस इज अ न्यू प्लांटलेट। दिस इज अ न्यू प्लांट जो आपका यहाँ से निकल रहा है। अब जो नया प्लांट यहाँ से निकल रहा है वो कौन से एरिया में से, वो जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे बल्बिल। सो बल्बिल आपका वो स्ट्रक्चर है, वो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है जहां से आपका ये नया प्लांटलेट आपका निकलेगा। इसके लिए हम एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं बल्ब करके, एक और यहाँ पे एक सिंपल टर्म यहाँ पे यूज करते हैं बल्ब। तो कई बार आपको बल्बिल की जगह आपको ये बल्ब टर्म भी मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ से आपका एक नया प्लांटलेट यहाँ पे निकलेगा। ये भी आपका शूट सिस्टम में से ही आ रहा है, राइट? मैं इस यहाँ पे क्लियरली ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मेरा स्टेम में से ही आ रहा है, बिकॉज इट इज कमिंग बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ के बीच में जो पोर्शन होता है वहां से ही आ रहा होता है। तो तुम इतना याद रख सकते हो, ये जो मेरा नया प्लांट बन रहा है ये भी मेरा बेसिकली बनेगा मेरा शूट सिस्टम में से ही। इट इज ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम द शूट सिस्टम ओनली। अब बल्ब का एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो जो आप घर पे रेगुलरली यूज करते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर अनियन। अनियन में भी कभी आप नोटिस करना,
आप उन्हें प्यास को ऐसे ही रहने दो कुछ दिनों के लिए, यूल बी फाइंडिंग कि आपके नए वहां से प्लांटेड आपके ऊपर वाले एरिया में से आपके निकलने चालू हो जाएंगे। तो जिस एरिया से ये निकल रहे हैं उस एरिया को हम यहाँ पे बोलते हैं बल्ब, राइट, और बल्बिल, राइट। उस एरिया में से आपके नए प्लांटलेट वहां से निकलने चालू होंगे। तो ये आपको यहाँ पे रखना है। अनियन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, या वो अगेव आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये बल्बिल और बल्ब का यहाँ पे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। देन यू हैव, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एज ए एग्जाम्पल ऑफ माई लीफ। अब यहाँ पे आपको एक लीफ दिख रहा है और लीफ के अंदर से आपके कुछ यहाँ पे प्लांट निकल रहा है। सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं लीफ का क्या सीन है। सी, जो मेरा ये लीफ है उसके मार्जिन में से क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे कुछ बर्ड्स मिलेंगे। सो आपके जो लीफ का जो मार्जिन है, इस मार्जिन में आपको यहाँ पे कुछ बर्ड्स मिलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एडवांटेशियस बर्ड्स। सो लीफ के मार्जिन में आपको मिलेंगे यहाँ पे एडवांटेशियस बर्ड्स। और ये लीफ जो मेरा है, ये है मेरा लीफ ऑफ माई प्लांट ब्रायोफाइलियम। सो ब्रायोफाइलियम आपका एक प्लांट होता है और उसी प्लांट के लीफ है। देखो ये चीज हर एक लीफ में या हर एक प्लांट में आपको देखने के लिए मिलती है, कुछ प्लांट में आपको मिलती है। तो यहाँ का जो एग्जांपल आपका आएगा दैट्स माय ब्रायोफाइलियम। सो ब्रायोफाइलियम में क्या होगा, इसके जो मार्जिन है उसके मार्जिन में आपको कुछ यहाँ पे बर्ड्स मिलेंगे और उन बर्ड्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ एडवांटेशियस बर्ड्स। और इन बर्ड्स में से मेरे नए प्लांटलेट निकलेंगे। सो इन्हीं बर्ड्स में से मेरे नए प्लांटलेट यहाँ से निकल के एक नया प्लांट मैंने यहाँ पे बनाना चालू करेंगे। तो ये इसका तरीका है अपने आप का अपने ऑफस्प्रिंग बढ़ाने का। दिस इज इट्स वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो याद रखना ब्रायोफाइलम बड़ा यूनिक है। ब्रायोफाइलम यूनिक हमारे लिए इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लीफ के मार्जिन में से ही मेरे नए प्लांटलेट बन रहे हैं। ब्रायोफाइलम याद रखेगा कि मेरे लिए यूनिक इसलिए बिकॉज लीफ के मार्जिन में से मेरे यहाँ पे नए प्लांटलेट बन रहे और नए प्लांटलेट मेरे बाहर आ रहे फ्रॉम माई एडवांटेशियस बर्ड्स। यहाँ से मेरे नए प्लांटलेट यहाँ पे निकल के बाहर आ रहे हैं। इसका एक अच्छा सा पिक्चर हमें यहाँ दिख जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो ये रियल पिक्चर है जहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो लीफ का मार्जिन है वहां से आपके नए प्लांटेड आपके निकल जाए। एक यहाँ पे निकल गया, एक यहाँ पे निकल गया, एक यहाँ पे निकल गया। दिस हाउ दे आर कमिंग आउट। सो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये जो आपका लीफ है यहाँ पे, इट इज लीफ ऑफ माई ब्रायोफाइलियम। तो याद रखना ब्रायोफाइलियम में यू हैव लीफलेट, या आपका जो लीफ का जो मार्जिन है वहां से आपके नए प्लांट बन रहे हैं। यहाँ पे स्टेम नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे आपके लीफ के मार्जिन में से नए प्लांट निकल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एडवांटेजियस बर्ड्स। अगेव के अंदर भी यू आर फाइंडिंग न्यू प्लांट इज कमिंग आउट फ्रॉम द शूट सिस्टम। बेसिकली देखा जाए तो स्टेम और लीफ के बीच में वाले बीच का जो एरिया होता है वहां से आपके नए प्लांट निकलते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, राइट। और बल्ब टर्म में इवन अनियन के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो ये दो टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड देन उसके पहले हमने देखा था यहाँ पे हमारा पोटैटो एंड जिंजर, और यहाँ पे भी टर्म आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। आपका जिंजर के लिए हम जो यहाँ पे यूज करते टर्म दैट इज माय राइजोम, और पोटैटो के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टर्म हमारा एज ए आइबर्ग, राइट। तो क्या ये 3 स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 3 स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे सामने यहाँ पे एक प्लांट है, ये एक और यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें यहाँ एक प्लांट पे देखने को मिल जाए। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो टर्म है दैट्स योर ऑफसेट, ठीक है। अब ऑफसेट वाली जो कंडीशन है जहां पे आपको लगेगा कि स्टेम में से आपका नया प्लांट यहाँ पे निकल जाए। सो समझो आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्टेम है और यहाँ पे आपका एक प्लांट है, तो इस वाले एरिया में से आपका एक प्लांट निकलेगा और थोड़ा ये और स्टेम ग्रो करेगा और उस वाले एरिया में से आपका एक नया प्लांट ग्रो करेगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप रैपिडली अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो, रैपिडली आप अपने एरिया को कवर कर सकते हो। और ऑफसेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका रहेगा यहाँ पे वाटर हाइसिंथ। सो वाटर हाइसिंथ is the best example for my offset mode of my vegetative propagation. याद रखना वाटर हाइसिंथ आपका जो प्लांट है वो आपको पानी में मिलेगा और ये प्लांट बहुत रैपिडली ग्रो करता है। अब इसकी बात यहाँ पे ये है कि इस प्लांट को लाया गया था इंडिया के अंदर क्योंकि इसके फ्लावर काफी बढ़िया होते हैं, इसके फ्लावर काफी अच्छे दिखते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, काफी अच्छे दिखते हैं। तो इसको ग्रो किया गया, लेकिन ये इतना रैपिडली ग्रो करने लगा कि इसके वजह से दूसरे प्लांट वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। सो बेसिकली आज की डेट में ये एक मैटर ऑफ कंसर्न या एक प्रॉब्लम प्लांट बन चुका है। इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म याद रखेंगे, इसे हम बोलेंगे एज अ इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज वो होती है जो एक तो आपके कंट्री को बिलोंग नहीं करती, बाहर की होती है ये, राइट। और ये एक एरिया को इस तरीके से ऑक्यूपाई करती है कि इसकी वजह से दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान होता है।
अब यहाँ पे होता क्या है, समझो आपके पॉन्ड के अंदर अगर आपका वाटर हाइसिंथ ग्रो करना चालू करेगा तो वो इतना रैपिडली ग्रो करेगा कि उसके जैसे बाकी के प्लांट्स वहां पे ग्रो नहीं कर पाते, राइट। तो बाकी के प्लांट्स की डेथ होने लगती है, बाकी के जितने मेरे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वहां पे ग्रो नहीं कर पाते, यही से ग्रो कर रहा होता है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये होती है कि जब मेरा ये प्लांट ग्रो करता है पूरे वाटर के सरफेस के ऊपर, तो जो सनलाइट आनी होती है पानी के अंदर वो आपकी आनी बंद हो जाती है। नाउ यू डोंट फाइंड सनलाइट गेटिंग इनटू द वाटर। और अगर आपके यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही होती तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अंदर के जो आपके एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना होता है वो भी आपका सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि नीचे आपका सनलाइट नहीं पहुंच रहा, नीचे वाले प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, सो नीचे का भी जो इकोसिस्टम है वो भी आपका पूरा कोलैप्स होने लगता है। सो याद रखिएगा कि वाटर हाइसिंथ एक आपका इन्वेजिव स्पीशीज है, और ये किस तरीके से अपना नंबर बढ़ाता है, किस तरीके से पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करता है, यूजिंग द ऑफसेट मोड ऑफ माय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और याद रखना इसको लाया गया था क्योंकि इसका फ्लावर का कलर काफी लाइक देखने लायक था, बट अपेरेंटली इट इज समथिंग जो कहा जाता है इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज इसके जैसे कई सारे दूसरे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। बेसिकली आपका पूरा इकोसिस्टम आपका कोलैप्स हो जाता है वहां पे जहाँ पे ये ग्रो करना चालू करता है, ठीक है। और याद रखना ये जो प्लांट है मेरे वाटर हाइसिंथ, ये बेसिकली कोई भी स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने लगेगा, किसी भी स्टैंडिंग वाटर में आपको ग्रो करने मिल जाता है। आप भी कभी अगर अपने आसपास के छोटे मोटे अगर आप पॉन्ड देखते हो देन आपको वहाँ पे देखने ग्रो करते हुए आपको ये मिल सकता है। सो दैट इज द ट्रेट ऑफ द वाटर हाइसिंथ। याद रखना ऑफसेट के थ्रू ही अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको इवन कहा जाता है एज अ टेरर ऑफ बंगाल, इसको इवन हम कहते हैं यहाँ पे एज अ टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। so, कभी अगर टर्म आए टेरर ऑफ बंगाल क्या होता है देन आपका नाम आना चाहिए यहाँ पे एज अ वाटर हाइसिंथ इज गोइंग टू बी योर टेरर ऑफ बंगाल, जो बहुत रैपिडली ग्रो करता है। ये हमने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले देख चुके हैं। सो यहाँ लीफ बर्ड्स का ब्रायोफाइलम हमने देखा था, ऑफसेट का वाटर हाइसिंथ, राइजोम का जिंजर, आई ऑफ द पोटैटो एंड बल्बिल का आपका यहाँ पे रहेगा अगेव। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, आपके कुछ एग्जांपल्स जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं। अब इन एग्जांपल को मैं थोड़ा ध्यान देके यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लांट के एग्जांपल्स याद रखना कई बार मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस प्लांट्स को लेके लाइक चीजें इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती बच्चों के साथ, एनिमल्स के साथ काफी आसान होता है बट प्लांट्स के साथ कई बार यू हैव टू टेल देम मल्टीपल टाइम्स। तो इसलिए ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखिएगा बिकॉज कई बार नीट के एग्जाम में वो लोग मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, सो यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या आपको यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर द ऑल एग्जांपल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। इन केस अगर कोई चीज समझ नहीं आई है या कोई चीज अगर आप चाहते हो रिपीट कर दी जाए देन प्लीज बता दो, तो मैं वो चीज को वापस यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, दिस समथिंग वी हैव सीन। ये है आपका वाटर हाइसिंथ जिसका आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लावर दिख रहा है जो काफी अच्छा है, बट इट इज अ प्रॉब्लमेटिक प्लांट, राइट। इट इज अ मोस्ट इन्वेजिव वीड। कोई बताएगा वीड का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीड ओवर हियर? एनीवन? वीड का यहाँ पे मतलब क्या होता होगा? प्लांट। हाँ प्लांट, बट फिर इसको डायरेक्ट सिर्फ प्लांट बोलते हैं, वीड क्यों बोला? अनवांटेड प्लांट। बिल्कुल सही, इट इज एग्जांपल ऑफ योर अनवांटेड प्लांट, ठीक है। अब अगर आप वाटर हाइसिंथ को यहाँ पे याद रख सकते हो तो मैं चाहूंगा कि आप एक और यहाँ पे एग्जांपल याद रख लो जो इस बुक में फिलहाल तो नहीं दिया हुआ लेकिन ये एग्जांपल आपको आगे जाके काम आएगा। सो वाटर हाइसिंथ आपको पता चलेगा ये आपका इन्वेजिव स्पीशीज है और ये हमारे प्रॉब्लम होता है, इट इज अनवांटेड प्लांट और ये बहुत रैपिडली ग्रो करता है पानी में। वैसे ही आपके लैंड पे भी एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं लैंटेना कैमेरा। लैंटेना कैमेरा आपका होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये है आपका यहाँ पे एक टेरेस्ट्रियल प्लांट, दिस इज गोइंग टू बी अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, दिस इज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। और आपको जो टेरेस्ट्रियल प्लांट यहाँ पे है ये भी आपका एक इन्वेजिव स्पीशीज ही है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय इन्वेजिव स्पीशीज। तो ये भी हमारा अनवांटेड प्लांट ही है, बस बात ये कि आपका मिलता है आपको लैंड पे ग्रो करते हुए, मतलब ये टेरेस्ट्रियल है। आज की डेट में कई सारे जो फॉरेस्ट है साउथ इंडिया में इवन नॉर्थ इंडिया में वहां पे आपको लैंटेना कैमेरा बहुत रैपिडली ग्रो करता है। और प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, इन प्लांट्स के साथ, कि इनको कोई खाता भी नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसे एनिमल्स है जो इनको कंज्यूम करना चाहते हैं या उनको कंज्यूम करते हैं।
तो इसलिए ये मेरे प्लांट्स भी एक मेरे मैटर ऑफ कंसर्न है, याद रखना। टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इट इज ऑल्सो इन्वेजिव स्पीशीज, और ये टर्म आपको फ्यूचर में वापस से देखने के लिए मिलेगा, सो ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लैंटेरा कैमेरा। सो वाटर एसेंस, लैंटेरा कैमेरा आर द टू एग्जांपल वी हैव सीन। ऑलराइट, अब नीट के एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब इसका आंसर आप मुझे चैट में कर सकते हो, पहले क्वेश्चन देख लो, आराम से देख लो। Which of the following is correctly matched? इसमें से कौन सा आपका करेक्टली यहाँ पे मैच्ड है? So let me just go back to chat. Alright, अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। सो ए आपका यहाँ पे जाओ, ओनियन के साथ बल्ब, जिंजर के साथ सकर, क्लेमाइडोमोनास के साथ कोनिडिया एंड ईस्ट के साथ जूस्पोर। आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्टली यहाँ पे मैच है? एंड सब लोगों ने यहाँ पे आंसर देना यहाँ पे चालू कर दिया है, काफी सारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड, ऑल ऑफ यू बेसिकली ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। दैट इज माय ओनियन के साथ मेरा यहाँ पे आएगा बल्ब, राइट। तो अब मुझे अनम्यूट करके ये बता दो कि जिंजर के साथ फिर क्या आना चाहिए था यहाँ पे? राइजोम। बढ़िया। और क्लेमाइडोमोनास के साथ क्या आना चाहिए था यहाँ पे? जूस्पोर। क्या जूस्पोर में फ्लैजेला होता है, नहीं होता? यस सर। यस सर, बिल्कुल होगा। अच्छा, और ईस्ट के सामने यहाँ पे क्या आना चाहिए था? बाइनरी फ्यूजन। हाँ, बडिंग 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 याद करो, इसके साथ आप हम कर रहे थे बडिंग यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। ए इज द राइट आंसर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस जो आपके एग्जांपल है उनको आपको ध्यान से समझना, बिकॉज वो लोग जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द आईज ऑफ द पोटैटो ऑफ अ ट्यूबर आर, बेसिकली जो आपके आईज ऑफ द पोटैटो यहाँ पे है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे? रूट बर्ड, फ्लावर बर्ड, शूट बर्ड या एक्सिलरी बर्ड, क्या है यहाँ पे? नैंसी, दैट्स द राइट आंसर। नैंसी, शालिनी, श्रुति, पलक, शूट बर्ड। yes, option C is the right answer. That's a shoot bird. बिल्कुल सही। All of you are getting this right. Yes, shoot bird आपका यहाँ पे एक सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। So shoot bird will be the right answer over there. ठीक है, ये आपको मिलता है on the eyes of the potato में, आपको shoot bird देखने के लिए आपको मिलेगा। Yes, true. Now, question number 7. Yeah, next question. Which of the following pair is wrongly matched? इनमें से कौन सा पेयर आपका यहाँ पे जो रॉन्गली मैच है? while the remaining 3 are correct. 3 करेक्ट है, एक रॉन्गली मैच्ड है। अब आप मुझे बताइए। सर बी। किसमें? सर बी। हाँ जी, चैट में भी आंसर बी आ रहा है। साक्षी एंड नैंसी हैव आंसर्ड अपेरेंटली, शालिनी, पलक एंड सोनिया, अंशुल, राइट। आप लोग कह रहे हैं कि जो मेरा बी है यहाँ पे वो मेरा एक गलत मैच है यहाँ पे, जो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वाटर हाइसिंथ के साथ यहाँ पे होना चाहिए था मेरा ऑफसेट, राइट। बाकी सारे मेरे यहाँ पे सही है, बट बी इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट वन। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझिए बेटा कि हम लोग इन एग्जाम्पल में फोकस थोड़ा ज्यादा इसलिए करते हैं बिकॉज उन्होंने मैच द फॉलोइंग एग्जाम्पल में से वो लोग पूछते हैं। एंड जनरली ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के, जनरली मीन्स लाइक 10 out of 10 टाइम यू विल राइट दिस एग्जाम्पल विल फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। तो इसलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको हमेशा यहाँ पे याद रखने हैं। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, राइट। ये तो हम लोग जानते हैं लाइफ स्पैन किसका क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दीस आर द थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय सेक्सुअल मोड ऑफ माय रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो असेक्सुअल हमने यहाँ पे देख लिया, अब हम बात करते हैं हमारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपके बनेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? सो लेट्स सी, देखिए जब भी हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स की, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, राइट, सो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, सो लेट्स से यू हैव अ मेल गैमेट। यहाँ पे आपका मेल गैमेट आपका यहाँ पे होगा स्पर्म, ठीक है, जो आपका रहेगा हैप्लॉइड। एंड देन फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे फीमेल गैमेट की। फीमेल गैमेट यहाँ पे जो होगा वो आपका रहेगा एग, सो दैट इज गोइंग टू बी एग व्हिच इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। अब इन दोनों के बीच में होगा फ्यूजन, सो माय मेल स्पर्म, राइट, विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। अब जब मेरा मेल स्पर्म फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो वो टाइम पे क्या होगा? देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट। सो याद रखना n+n 2n और 2n बनेगा मेरा यहाँ पे जाइगोट, राइट। अब जब मेरा जाइगोट बनता है तो अब जाइगोट क्या करेगा? ये रैपिडली डिवाइड करेगा। जाइगोट जब आपका बनता है सो इट विल अंडरगो रैपिड डिवीजन। और याद रखना जाइगोट से अब मेरा बनेगा यहाँ पे एम्ब्रियो। सो जाइगोट से अब मेरा यहाँ पे बनेगा
you will find there will be a formation of your embryo. So zygote will lead to a formation of your diploid embryo. ठीक है, और अब मैं क्योंकि ये ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, अब एम्ब्रियो से आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो आपका और ग्रो करेगा, एम्ब्रियो आपका और ग्रो करेगा एंड देन अल्टीमेटली बनाएगा आपका यहाँ पे फीटस. इट विल मेक समथिंग नोन एज योर फीटस. ठीक है, सो बेसिकली जब मैं फीटस टर्म यूज कर रहा हूँ ना, अगर आपसे कोई पूछे कि यार सर एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस क्या है, तो एम्ब्रियो आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो काफी लाइक ज्यादा होते हैं, बट दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड, लाइक उसमें एक शेप नहीं होता. बट जब मैं फीटस यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, तो फीटस में आपको बेसिकली आपको स्मॉल आर्म्स दिखने लगेंगे, स्मॉल लेग्स आपको दिखने लगेंगे, आपको एक हेड वाला पार्ट आपको दिखने लगेगा आपके बेबी का, राइट. फीटस के अंदर आपको आपका हार्ट बन चुका होता है ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम. सो फीटस एक जो स्ट्रक्चर है वो काफी एडवांस स्ट्रक्चर है आपके एम्ब्रियो का. एम्ब्रियो के अंदर आपको वेल डिफाइंड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको वहां पे नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो हमेशा याद रखना, पहले आपका जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो एंड देन इट फॉर्म्स अ फीटस. अब ये मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस, इसलिए मैं यहाँ पे फीटस टर्म यूज कर रहा हूँ. अगर मैं प्लांट्स की बात करता तो प्लांट्स में फीटस टर्म कभी हम यूज नहीं करते, एम्ब्रियो से डायरेक्ट स्मॉल प्लांट लेट. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है बताने का कि आपके यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट आपके इन्वॉल्व होते हैं एंड देन यू फाइंड नंबर ऑफ इवेंट्स हैपन. ठीक है, सो दे विल अंडरगो फर्स्ट ऑफ ऑल fusion and that fusion will lead to a formation of my zygote and then zygote will form the embryo and then it will form the fetus. So काफी complex procedure होता है जब हम बात करते हैं sexual mode of reproduction की. So these gametes fuse to form zygote which develops to form your new organism. It is an elaborate, complex and slow process as compared to my asexual mode of reproduction. बिल्कुल ज्यादा complex है और slow है compared to your asexual mode of reproduction. Now, अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है. There is one more thing you have to understand here is, जो मैं आपको यहाँ पे ही बताता हूँ. See, समझो आपका यहाँ पे बर्थ होता है, राइट. बर्थ से लेके जब तक आप एडल्ट बनते हो, राइट, तो ये जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए भी हमारा ऐसे यहाँ पे टर्म होता है. अब मुझे आप एक बात बताओ कि आप लोग क्या अभी आप लोग एडल्ट हो, एक एडल्ट के लिए एक एज सेट क्या हुआ है ना, एक एज सेट होता है एडल्ट के कैटेगरी में आने के लिए. सो बिकॉज यू आर नाउ 16-17, डू यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडल्ट? क्या आप लोग एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स अज्यूम एडल्ट की कैटेगरी में आने के लिए एक एज बार है आपका 18. लेट्स से दैट कि 18 आपका एज बार है. ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या आप एडल्ट की कैटेगरी में आप आते हो? No. नहीं आते. 18 का थोड़ी है कोई यहाँ पे, 16-17 होगा, मैक्स टू मैक्स 18 थोड़ी होगा, है ना. सो डोंट कम अंडर कैटेगरी ऑफ एडल्ट राइट नाउ. ठीक है, सो इन दैट केस अगर आप एडल्ट नहीं हो तो हम आपको क्या बुलाते हैं? सो अगर आप ऐसे रोड पे ग्रुप में जा रहे हो, सो व्हाट आई कैन कॉल यू ओवर देयर? आई एम गोइंग टू कॉल यू एज अ Teenager. हाँ जी, आई एम गोइंग टू कॉल यू एज अ टीनेजर. ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉल यू एज अ टीनेजर. ठीक है, अब टीनेजर में टर्म यूज कर सकता हूँ आपके लिए. ये टीनेजर में टर्म एक बिल्ली के लिए यूज नहीं कर सकता जो एडल्ट नहीं है. ये टीनेजर टर्म में एक राइनोसोरस के लिए यूज नहीं कर सकता जो एडल्ट नहीं है. सो एनिमल्स के लिए जनरली हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, दैट इज योर जुवेनाइल. याद रखना. सो जुवेनाइल आपका वो आपका स्टेज है जहां पे आप एडल्ट नहीं हो, यू आर स्टिल इन द जुवेनाइल स्टेज. सो दिस एनिमल इज नॉट एडल्ट राइट नाउ, राइट, इट इज अ बेसिकली टीनेजर. ठीक है, सो आप सब यहाँ पे टीनेजर हो. वैसे अगर मुझे कोई एनिमल दिखता है विच इज नॉट ए एडल्ट, देन आई विल यूज अ टर्म लाइक अ जुवेनाइल फॉर दैट एनिमल. तो ये टर्म मैं यूज करता हूँ मेरे एनिमल्स के लिए, राइट. उसी तरीके से मैं प्लांट के लिए अलग टर्म यूज करूंगा. प्लांट के लिए जो टर्म यूज करूंगा दैट इज गोइंग टू बी माय वेजिटेटिव स्टेट. अगर एक प्लांट एडल्ट नहीं हुआ, या अगर मैं कह सकता हूँ अगर एक प्लांट के लिए मैं टर्म यूज करता हूँ अगर वो मैच्योर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा प्लांट इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट, ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है. तो ये बात याद रखना, प्लांट के लिए हम टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव, बट एनिमल्स के लिए हम यहाँ पे टर्म करते हैं जुवेनाइल. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट.
और हम ह्यूमंस के लिए, हम यहाँ पे ह्यूमंस के लिए भी आप जुवेनाइल टर्म यूज करते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल, सो हमारे लिए भी हम जुवेनाइल टर्म यूज कर सकते हैं, बट यू ऑल्सो यूज वन मोर टर्म दैट इज टीनेजर, जो आप काफी वाकिफ है इस टर्म से, राइट। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं वापस। सी, all organisms have to reach a certain stage of the growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. They have to attain the maturity and then they can reproduce sexually. The period of growth is called juvenile phase. So हम सब, आप सब लोग फिलहाल अभी juvenile phase के अंदर है. It is also known as vegetative phase in the plants. This phase is of variable duration in different organisms. हर एक एनिमल के अंदर ये फेज आपका अलग रहता है. सो कहा जाता है कि एलिफेंट्स के अंदर पहले 5 साल होते हैं, उसे हम जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, उसके बाद आप उसे एडल्ट बोल सकते हो. ह्यूमंस के अंदर टिल लेट्स से टिल 18 यू आर जुवेनाइल, राइट, एंड देन यू टर्न इनटू एडल्ट. उसके बाद आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है, यू बिकम अ सिटीजन टू वोट, राइट. सिमिलरली मैं कह सकता हूँ प्लांट्स के लिए ये आपका लेंथ अलग हो जाएगा. कुछ आपके प्लांट्स होंगे जिनका वेजिटेटिव स्टेट सिर्फ रहेगा कुछ दिनों का, किसी के अंदर कुछ महीनों का रहेगा. सो इट डिफर्स, ये आपका डिफर करता है अलग अलग स्पीशीज के साथ. अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि कब मैं कह सकता हूं कि प्लांट मेरा मैच्योर हो गया? व्हेन आई कैन से दैट माय प्लांट इज मैच्योर एंड नाउ हैज अ पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस. कब मैं कह सकता हूं? कैन एनीवन टेल मी दैट इन व्हिच कंडीशन आई कैन से कि मेरा प्लांट अब मैच्योर हो चुका है? और जब उस पर फ्लावर आ जाए. जब वो क्या, वापस जब बोलना, जुवेनाइल फेज एंड होगा. नहीं पता चला, वापस बोलो. जब उस पर जुवेनाइल फ्लावर फेज आ उसमें जाए. एंड होगा. फ्लावर आता है, राइट, बिल्कुल सही. व्हेन इट विल स्टार्ट फ्लावरिंग. जैसे ही आपका प्लांट में आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगा, ये वो टाइम होता है जब आप काफी क्लियरली कह सकते हो कि नाउ माय प्लांट हैज बिकम मैच्योर. और बीइंग मोर प्रिसाइज मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, आई कैन से नाउ इट इज सेक्सुअली मैच्योर एंड नाउ इट कैन अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ माय रिप्रोडक्शन. सो फ्लावरिंग होने के बाद आप कह सकते हो कि मेरा प्लांट मैच्योर हो चुका है एंड नाउ इट कैन अंडरटेक सेक्सुअल मोड ऑफ माय रिप्रोडक्शन. तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है यहाँ पे. जैसे कि मैंने यहाँ पे बैम्बू प्लांट है. अब बैम्बू प्लांट के साथ बात यह है कि यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है 50 to 100 ईयर्स के बीच में एक ही बार ये रिप्रोड्यूस करेगा. सो वंस इन अ लाइफ टाइम ये रिप्रोड्यूस करेगा. सो वंस इन अ लाइफ टाइम, सो वंस इन अ लाइफ टाइम ये आपका करेगा रिप्रोड्यूस. तो इसमें फ्लावरिंग आपकी लाइफ में एक ही बार होगी. 50 से 100 साल के बीच में आपकी यहाँ पे फ्लावरिंग होगी, एक ही बार ये रिप्रोड्यूस करेगा और कई सारे सीड्स छोड़ के इसकी डेथ हो जाएगी. याद रखना, इट इज अ वेरी एक्सेप्शन ऑफ अ बैम्बू प्लांट कि बैम्बू प्लांट इतना टाइम लेता है टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड टू फ्लावरिंग. सो 50 से 100 साल के बीच में ये आपका वंस इन अ लाइफ टाइम ये आपका फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करेगा एंड देन इट विल डाई. ठीक है. उसी के साथ आपका एक और एग्जांपल है यहाँ पे, स्ट्रोबिलैंथस पुंथियाना. ये जो आपका फ्लावर है, ये जो आपका प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग होती है हर 12 साल के बाद. आफ्टर एवरी 12 इयर्स इसके अंदर आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती है. और ये प्लांट आपको मिलता है देखने के लिए वेस्टर्न घाट्स के अंदर. कोई बता सकता है मुझे कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर कौन से स्टेट आते हैं? विच स्टेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर वेस्टर्न घाट्स? ज्योग्राफी बेटा, ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी. केरला साइड. हाँ, केरला एक सही है आपका एग्जाम्पल. और कोई एक दो नाम बोल सकते हो किसी स्टेट का जो वेस्टर्न घाट के अंदर आता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, इवन अ सर्टेन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र विल कम अंडर द वेस्टर्न घाट. लेकिन ये जो आपके जो प्लांट है ये आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली आपके केरला के अंदर. केरला एंड सर्टेन पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर ये वाले प्लांट्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, राइट. सो बेसिकली 12 साल में एक ही बार आपके ये फ्लावरिंग करेंगे. तो जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो जो पूरा जो आपका माउंटेन होता है वो पूरा पर्पल हो जाता है और बहुत टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है. एक तो स्ट्रोबिलैंथस का एग्जांपल याद रखना है जो 12 साल में एक बार फ्लावर करेगा, एंड बैम्बू प्लांट जो आपका 50 से 100 साल के बीच में एक बार फ्लावर करेगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी. सो वंस इन अ लाइफ टाइम इट फ्लावर्स एंड देन इट विल डाई, राइट. सो दीस आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ सम प्लांट्स. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. ठीक है. अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक टर्म लिखूंगा यहाँ पे कि मेरे कुछ एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो होते हैं आपके सीजनल ब्रीडर्स.
सीजनल ब्रीडर्स, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स मेरे यहाँ पे होते हैं जिनको मैं कहता हूँ सीजनल ब्रीडर्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये वो एनिमल्स और बर्ड्स है जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ब्रीड करते हैं। थ्रू आउट द ईयर ये लोग ब्रीड नहीं करते, ये आपका किसी सीजन के अंदर ही आप यहाँ पे ब्रीड करेंगे। उसी तरीके से एक और मैं यहाँ पे टर्म डाल सकता हूँ कि कुछ मेरे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर, सो दे विल बी ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये लोग ब्रीड कर सकते हैं। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ कौन से एनिमल मेरे आ सकते हैं उस कैटेगरी में विच आर गोइंग टू बी सीजनल ब्रीडर। कोई बता सकता है कौन से एनिमल मेरे आ सकते हैं अंडर द सीजनल ब्रीडर कैटेगरी? एनीवन? cow, sheep, एनीथिंग एल्स? और कुछ? Dog. डॉग, deers, ओके। और कुछ, और कोई एग्जांपल? Parrot. पैरट, ठीक है, आई विल टेक दैट पैरट एज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, पैरट में ले लेता हूं एग्जांपल यहाँ पे, राइट। आई गिव फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ माय वाइल्ड एनिमल्स। जो मेरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बेटा वो जनरली आपके होते हैं सीजनल ब्रीडर। आप ले लो, आपके यहाँ पे लायन ले लो, टाइगर ले लो, यू इवन टेक समथिंग लाइक क्रोकोडाइल आप ले लो यहाँ पे। आई कैन इवन टेक अ एग्जांपल ऑफ समथिंग लाइक अ फ्रॉग, राइट। These are all the animals which are going to be seasonal breeders. आप में से कभी कोई नेशनल पार्क गया है घूमने के लिए? Anyone of you have gone to any national park? Anyone? गोपालपुर जू मत बोलना, ठीक है, वो नेशनल पार्क नहीं है। ऑलराइट, तो एक चीज याद रखना कि जब आप कभी कोई नेशनल पार्क में जाते हो ना, तो नेशनल पार्क आपका मॉनसून सीजन में रहता है बंद। कोई भी आप नेशनल पार्क देख लो, आपके हिमाचल में एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। शायद आप में से किसी ने नाम सुना भी होगा, HEMIS, हेमिस नेशनल पार्क इज इन हिमाचल ओनली, ये H है। सो नेशनल पार्क जनरली आपके मॉनसून में रहता है बंद। अब क्वेश्चन ये कि यार मॉनसून में क्यों उसे बंद रखते हैं? क्योंकि आपके कई सारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स मॉनसून में करते हैं ब्रीड, सो दे अंडरटेक द ब्रीडिंग प्रोसेस और इवेंट ड्यूरिंग द मॉनसून। अब क्योंकि मॉनसून में ये लोग ब्रीड कर रहे होते हैं, इसलिए ये टाइम पे आप इस एरिया को करते हो अनडिस्टर्ब, लाइक यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस एरिया, इसलिए नेशनल पार्क को आप रखते हो बंद ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। सो आई कैन वेरी क्लियरली से कि आपके वाइल्ड एनिमल्स जो आपके होते हैं, चाहे वो डियर हो गया, एलिफेंट्स हो गए, और ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए, दे ऑल बेसिकली आर गोइंग टू बी सीजनल ब्रीडर्स। ये थ्रू आउट द ईयर ब्रीड नहीं करेंगे, ये एक सर्टेन सीजन के अंदर ही ब्रीड करेंगे। फ्रॉग का तो आप समझ सकते हो, बर्ड्स के साथ भी ऐसा ही होता है। और ये करने का एक रीजन भी होता है। रीजन यहाँ पे ये होता है कि इस सीजन में आपको खाने के लिए काफी कुछ मिल जाता है। मॉनसून में ग्रासेस आपके कई सारे ग्रो कर जाते हैं, ग्रासेस होते तो आपके इंसेक्ट्स कई सारे होते हैं। अगर इंसेक्ट रहेंगे तो कई सारे बर्ड्स उन इंसेक्ट को पकड़ के अपने बेबीज को फीड कर सकते हैं। सो इसलिए many birds tend to breed in this particular season, ठीक है। सो these are the example of my seasonal breeders. Throughout the year जो मेरे यहाँ पे ब्रीड करते हैं, I can give you the example like your poultry hen, एक काफी सिंपल एग्जांपल है। ये जो पोल्ट्री hen आपकी होती है थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करती है। ये अगर आप देखोगे तो आपके घर के आसपास जो पीजन होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं इंडियन रॉक पीजन, जो ग्रे कलर के पीजन आपके घर के आसपास आपको दिख जाते हैं, इवन वो लोग भी थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करते हैं। इवन अगर आपके आसपास जो डोमेस्टिक कैट होती है, राइट, इवन दे आर गोइंग टू ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, राइट। अगर खाने के लिए काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ खाना है, आसपास रिसोर्सेज है, देन वो लोग आपके यहाँ पे ब्रीड करेंगे। कभी नोटिस करना, आपका ये जो पिजन होता है जो आपके घर के आसपास मिलता है, वो हमेशा कभी भी तुम जाकर देखो वो एग ले ही कर रहा होता है या नेस्ट ही बना रहा होता है। नेस्ट बनाएगा, एग ले करेगा, बेबीज हैच आउट होंगे, बड़े होंगे, बेबीज उड़ के चले जाएंगे, वो और 2 एग डालेगा। सो इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर। सेम चीज आपके हेन के लिए, कोई इनका सीजन नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर लोग ब्रीड करते हैं, राइट। इवन आपके कई सारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, दे ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये याद रखना कि सम एनिमल्स ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, सम एनिमल्स आर गोइंग टू बी माय सीजनल ब्रीडर। तो क्या ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस 2 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes, sir. So these 2 terms should be very clear to you कि कहाँ पे कौन सा मदर टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम और 2 टर्म यहाँ पे देख लेते हैं। You have something like my estrous cycle and you have a menstrual cycle. Now,
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन लाइक प्लेसेंटल मैमल्स की, वी टॉक अबाउट द प्लेसेंटल mammals, right? Or I would rather say you can call it as a, let's not use a term like a non-placental over here. This might be slightly consuming, right? Let's take an example over here first of all to understand. Estrus cycle में basically यहाँ पे होता क्या है? What you get to see, आपका एक cyclic event होता है which will be happening in the monthly basis के ऊपर. So you'll have a cyclic event. There will be a cyclic event related to the ovaries जो आपके एनिमल की बॉडी में आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। ये जो साइक्लिक इवेंट आपको ओवरीज के अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होता है, ये जब आपको मिलता है देखने के लिए आपके काउ के अंदर या डॉग के अंदर या कैट के अंदर, राइट? या मैं कह सकता हूँ जो भी मेरे ये एनिमल्स हैं, दे आर माई नॉन प्राइमेट एनिमल्स, दीज आर माई नॉन प्राइमेट एनिमल्स। अब नॉन प्राइमेट एनिमल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये सारे वो एनिमल्स है जो लाइक मंकी के स्पीसीज में या मंकी के कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं या प्राइमेट की कैटेगरी के अंदर ये नहीं आते हैं। जैसे डॉग हो गया, काउ हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, राइट? दे ऑल आर द एनिमल्स व्हिच आर कॉल्ड एज माय नॉन प्राइमेट एनिमल्स। और ये सारे एनिमल्स के अंदर आपको एक साइक्लिक इवेंट आपको मिलता है, मंथली साइकिल जो इनमें रन करता है, उस मंथली साइकिल को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ ईस्ट्रस साइकिल। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ईस्ट्रस साइकिल। सेम साइकिल मुझे मिलता है देखने के लिए इवन इन माय प्राइमेट एनिमल्स। सेम साइकिल मुझे मिलेगा देखने के लिए इवन इन माय प्राइमेट एनिमल्स। अब प्राइमेट एनिमल्स में यहाँ पे क्या क्या आएगा? यू कैन हैव एग्जांपल लाइक माय ह्यूमंस। हम सब प्राइमेटा के अंदर आते हैं, याद रखना हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे वो हमारा रहेगा प्राइमेटा। उसी तरीके से आई कैन टेक एग्जांपल लाइक योर चिंपैंजी, आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ योर लंगूर, राइट? तो सारे मंकी, सारे एप्स, वो सारे आपके आते हैं प्राइमेट वाली कैटेगरी के अंदर। और इनके अंदर जब आपका जो साइक्लिक इवेंट होता है हर महीने ओवरीज के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको ये टर्म यूज करना है फॉर माय प्राइमेट एनिमल्स, दिस हैज टू बी यूज्ड फॉर माय प्राइमेट एनिमल्स। और ईस्ट्रस साइकिल आपको यूज करना है यहाँ पे फॉर माय नॉन प्राइमेट एनिमल्स, और आई वुड से नॉन प्राइमेट मैमल्स के लिए, being more precise, for my non primate mammals के लिए मैं यहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल यहाँ पे टर्म यूज करूंगा। दोनों में कॉमन क्या? इट इज अ साइक्लिक इवेंट, इट इज अ साइक्लिक इवेंट रिलेटेड टू योर ओवरीज, जिसको आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर ऑफ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, आप इसे डिटेल में ज्यादा और अच्छे से आप पढ़ोगे। साइक्लिक इवेंट जब ओवरीज में हो रहा होता है डॉग, कैट एंड काउ के अंदर या किसी और दूसरे नॉन प्राइमेट एनिमल के अंदर, तो उसे बोलूंगा यहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में टर्म यूज करूंगा मेरे प्राइमेट एनिमल्स के लिए, लाइक माय ह्यूमंस, चिंपैंजी एंड लंगूर एंड अदर एग्जांपल्स, राइट? सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब आप मुझे यहाँ पे आंसर करेंगे इसका। आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, आप मुझे बताइए इनमें से कौन है जो आपका यहाँ पे होगा ब्रीडर थ्रू आउट द ईयर। इनमें से कौन है आपका यहाँ पे एज एग्जांपल ऑफ माय ब्रीडर थ्रू आउट द ईयर? टाइगर, थ्रू आउट द ईयर बेटा, थ्रू आउट द ईयर। hen, इट इज योर पोल्ट्री हैन। सो ये आपकी है थ्रू आउट द ईयर, आपकी ब्रीड करने वाली एनिमल यहाँ पे है, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको यहाँ पे कि ये टाइगर आपके सामने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या ये टाइगर आपको जुवेनाइल लग रहा है या एडल्ट लग रहा है? बताइए, टाइगर को देखिए और बोलिए क्या लग रहा है, जुवेनाइल लग रहा है, एडल्ट लग रहा है? अडल्ट, एडल्ट लग रहा है, बिल्कुल एकदम फुल्ली ग्रोन टाइगर है ये, एडल्ट बिल्कुल राइट। सो टाइगर एंड फ्रॉग ओवर हियर बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय सीजनल ब्रीडर्स। फ्रॉग भी सिर्फ मॉनसून में ब्रीड करेगा यहाँ पे, और टाइगर तो हमेशा आपका लाइक मॉनसून में ही ब्रीड करेगा, ठीक है? क्रोकोडाइल के साथ क्या होता है बताता हूँ। क्रोकोडाइल जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्रोकोडाइल बेसिकली ब्रीड करता है इन अ मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल के टाइम पे ये लोग एग ले करते हैं, ठीक है? सो कई बार अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे क्रोकोडाइल मिलते हैं तो आपको लाइक बताया जाता है, वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको रेकमेंड करता है कि मार्च और अप्रैल के महीने में आप बैंक पे मत जाओ, क्योंकि वो टाइम पे क्रोकोडाइल थोड़े एग्रेसिव होते हैं, बिकॉज उनके नेस्ट वहाँ पे बना के रखे होते हैं उन लोगों ने, इसीलिए, ठीक है? क्रोकोडाइल के लिए जो मंथ होता है वो आपका रहता है अप्रैल एंड मार्च का। So frog and tiger is an example of your seasonal breeder. ये मेरा है example of my breeder throughout the year. और ये frog का नाम है मेरा यहाँ पे poison dart frog.
अब ये नाम मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि ये नाम आपको एनसीईआरटी के अंदर एक बार फिर देखने के लिए मिलेगा फ्यूचर में. सो इट इज द नेम ऑफ माय फ्रॉग कॉल्ड एज माय पॉइजन डार्ट फ्रॉग. और इसके स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत पॉइजन होता है, राइट, दैट्स वन थिंग. और इसका कलर भी काफी क्रिप्टिक है, मतलब कलर इसका काफी क्रिप्टिक, मतलब एकदम बढ़िया ब्लू कलर है. और ऐसे कलर अगर कभी आपको नेचर में मिलता है देन उसे एनिमल्स अवॉइड करते हैं. एक बार फिर समझ लो, अगर नेचर में कोई एनिमल मिलता है जिसका कलर बहुत ही लाइक क्रिप्टिक हो, मतलब ब्लू हो, रेड हो, ऑरेंज हो, जो काफी इजीली दिख जाए, तो ऐसे एनिमल्स को दूसरा एनिमल देख के उसे अवॉइड करेगा. वो उसे देख के बोलेगा कि नहीं यार, इसको मुझे खाना नहीं है क्योंकि ये शायद एनिमल पॉइजनस हो सकता है. और नेचर में कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि जो एनिमल ज्यादा कलरफुल होते हैं वो थोड़े पॉइजनस होते हैं. ठीक है, सो ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी एक उसी एग्जांपल में आता है. सो पॉइजन डार्ट फ्रॉग इज अ क्रिप्टिक कलरेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसको देख के जनरली एनिमल्स अवॉइड करते हैं. ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस उसे हाथ में उठाएंगे बिकॉज एक कलरफुल होता है, बट नॉर्मली दूसरे एनिमल्स उसे अवॉइड करते हैं. ठीक है, नाउ अब यहाँ आपके सामने दो एग्जांपल है. तो जो साइक्लिक इवेंट इस एनिमल के अंदर होता होगा, उस साइक्लिक इवेंट को मैं क्या बोलूंगा, ईस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल? Menstrual. इज गोइंग टू बी मेंस्ट्रुअल साइकिल. बेटा अगर चिंपैंजी है तो इट इज गोइंग टू बी मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली. अब ये चिंपैंजी देख के क्या लग रहा है, ये इसके लिए क्या टर्म में यूज करता हूँ, एडल्ट या वेजिटेटिव, या क्या टर्म में यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? Adult. अरे चिंपैंजी को थोड़ा देखो बाबा, ध्यान से देखो, कहाँ से क्या लग रहा है? Adult नहीं है सर. Vegetative. अरे बेबी है, एडल्ट नहीं है वो. सो क्या टर्म में यूज करूंगा यहाँ पे? Juvenile. Juvenile. राइट, Juvenile है. I'm using the juvenile term over here. बिल्कुल ठीक है. सो यहाँ पे मैंने काउ की फोटो डाली है. काउ के अंदर जो आपका जो साइक्लिक इवेंट यहाँ होगा दैट इज गोइंग टू बी योर ईस्ट्रस साइकिल. हाँ, यहाँ पे आपका ईस्ट्रस साइकिल आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं. ठीक है, और काउ जो मेरी यहाँ पे है ये मेरी जर्सी काउ. जर्सी काउ भी नाम याद रख लेना. जर्सी काउ बेसिकली आपकी फॉरेन की ब्रीड होती है जिसे इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसका मिल्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है. तो जर्सी काउ ऑरेंज कलर की होती है, कुछ ऐसी ही वो दिख जाती है. ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो ये आपका यहाँ पे आ गया. सो दीस आर द फ्यू टर्म्स यू हैव टू नो. सो याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जांपल क्या आएंगे यहाँ पे. चिंपैंजी आपका यहाँ पे एग्जांपल है, ह्यूमंस इसके अंदर आ जाएंगे, लंगूर आपका एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा. कुछ और एग्जांपल आप बता सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले? कुछ मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, कुछ आप अपने साइड से बता सकते हो और क्या एग्जांपल आ सकते हैं इसके अंदर? एनीवन विद एग्जांपल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल? Bird. वापस बोलना. apes, हाँ, Bird. एप्स. बर्ड नहीं आएगा बेटा, बर्ड नहीं आएगा. बर्ड में ये सब तमाम यूज नहीं आएंगे. मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रस साइकिल बेसिकली आप यूज करते हो सिर्फ आपके मैमल्स के लिए. ठीक है, एप में और क्या क्या आ सकता है? एप में आपका आ गया चिंपैंजी, और क्या आ सकता है? monkey, मंकी. ठीक है, मंकी आपका आ गया. चलो मंकी मैंने यहाँ पे लिख दिया. आपके हिमाचल में भी कई सारे मंकी मिलते हैं आपको देखने के लिए. आपके यहाँ पे जो मंकी मिलते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं, ब्राउन कलर की बॉडी होती है और रेड कलर का मुंह होता है, अगर आपने देखा होगा तो. ऑब्वियसली देखा होगा. yes sir, उन्हें हम बोलते हैं रीसस मकैक. याद रखना, उन्हें हम बोलते हैं रीसस मकैक. ठीक है, तो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रीसस मकैक. ठीक है, एप्स में आपका चिंपैंजी आ सकता है. यू कैन आल्सो फाइंड गोरिल्ला भी इसके अंदर आएगा. फिर एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक ओरंगुटैन. ये शायद आपने कभी टीवी पे देखा होगा. ओरंगुटैन ऑरेंज कलर का होता है, बिल्कुल बंदर ऑरेंज कलर होता है, काफी बड़ा होता है. नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट गोरिल्ला तो आपने सुना ही होगा. सो गोरिल्ला, ओरंगुटैन, चिंपैंजी आर सम ऑफ द एग्जांपल व्हिच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय एप. और ये इनके अंदर भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा ह्यूमंस के अलावा. ठीक है, नाउ so these are the few things you have to know. So I hope menstrual cycle and estrous cycle is clear to all of you. Estrous and menstrual cycle यहाँ पे सबको clear है? yes Yes. yes sir, ठीक है. Similarly, I am also Yes, assuming को seasonal and non-seasonal breeders आपको यहाँ पे काफी clear होंगे. This is also something which will be very much clear to you कि seasonal क्या होता है और non-seasonal यहाँ आपके क्या होते हैं, throughout the year आपके वाले आपके यहाँ पे क्या होंगे. Wild animals generally आपके seasonal ही होते हैं and you don't get to see them breeding throughout the year, right? अगर ऐसा होता तो सेफ टाइगर करना नहीं पड़ता, वो टाइगर वैसे ही बढ़ रहा होता, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, so these are the things you have to first of all remember in this, right? Okay, now before we wrap up, क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? Are these 4-5 slides clear to all of you? क्या इतनी स्लाइड्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? yes sir, Yes. yes sir, These are the things.
याद रखना कि आपका फ्यूजन होने के बाद आपका पहले बनेगा जायगोट एंड देन यू विल फाइंड द एम्ब्रियो विल फॉर्म एंड ह्यूमंस के अंदर आफ्टर एम्ब्रियो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर फीटस। उसके बाद आपके यहाँ पे फीटस फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, दिस इज समथिंग वी हैव सीन। अब हम यहाँ पे बस एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं, दैट कैन बी वन थिंग। याद रखिएगा कि एक आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर ऑफ योर सीनेसेंस और योर ओल्ड एज। सो बेसिकली एक बार रिप्रोडक्टिव एज आपका खत्म हो गया, उसके बाद यू कैन से दैट एनिमल हैज बिकम एडल्ट, आई वुड से एनिमल हैज बिकम ओल्ड, राइट। या मैं कह सकता हूँ कि उस एनिमल को अब हम डाल सकते हैं ना कैटेगरी ऑफ योर सीनियर सिटीजन, राइट, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर एक्टिव रिप्रोडक्टिवली, राइट। एंड उसके बाद क्या होगा, द लास्ट थिंग व्हिच विल हैपन आफ्टर दैट इज गोइंग टू बी योर डेथ। द नेक्स्ट थिंग हैपनिंग आफ्टर दैट इज नथिंग बट योर डेथ, जो हर स्पीशीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। याद रखिएगा कि चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, आपके हॉर्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांजिशन फ्रॉम योर ग्रोइंग स्टेज टू एडल्ट फॉर्म एंड फ्रॉम एडल्ट टू योर रिप्रोडक्टिव फॉर्म, राइट। सो जितने भी आपके स्टेजेस के यहाँ पे ट्रांजिशन आएंगे उनके लिए आपके हॉर्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस, राइट। ये तीन फेजेस जो आपके यहाँ पे होते हैं, बर्थ, देन यू हैव योर एडल्ट फॉर्म एंड देन यू हैव योर ओल्ड स्टेज, इन सारे फेजेस के अंदर जाने के लिए आपके यहाँ पे हॉर्मोन्स आपके यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विल सी देम, थोड़ा सा हम लोग अगली क्लास में से देखेंगे यार यहाँ पे कौन सा हार्मोन आपके आ सकते हैं जिनको हम डिटेल में आप समझोगे जब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आप इसे थोड़ा डिटेल में समझोगे। बट यार रखना हार्मोन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हो है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू नो, इतनी चीज आपको यहाँ पे रखनी है। अगर इसके ऊपर बेस अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलता है आज शाम को, सो यू विल हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट, ईदर यू विल गेट इट टुडे इटसेल्फ और यू माइट गेट इट टुमारो, ठीक है। सो इतनी चीजें देख लेना। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ पार्ट जो है एनसीईआरटी का उसे हम यहाँ पे लाइक इग्नोर कर रहे हैं, उसे हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो रेलेवेंट नहीं है आपके नीट के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर आर फ्यू टर्म्स एंड फ्यू सेंटेंसेस जो आपके रेलेवेंट नहीं है फॉर योर नीट एग्जाम, सो दैट्स व्हाई वी आर लाइक कीपिंग देम असाइड। सो जो भी आपको ये स्लाइड पे कराया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ सकते हो, राइट। जो इस स्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट टू यू, ठीक है। सो is this part clear to all of you? क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this portion clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, right. Now, if you have any questions right now in terms of whatever we have done, then please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास यहाँ पे कोई question